ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसी सर्किट्स की, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का आई गेस 13th चैप्टर है। और यहाँ पे हम लोग ये वीडियो जो है वो एमएचटी सीटी के लिए देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे मैं करते आ रहा हूँ कि पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस के लिए 2021 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है आप 2021 के क्वेश्चंस करो या 2022 के क्वेश्चन करो या दोनों करो, जितना कर पाओ। एटलीस्ट एक ईयर का करो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने काफी जो है चैप्टर्स मैंने 2022 के कवर किए हैं। अब कुछ चैप्टर्स में 2021 के एमसीक्यूज कवर करूंगा। एसी सर्किट्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने पहले लिख रखे हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको। देखो, एसी करंट का जो वैल्यू होता है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, और एसी वोल्टेज या ईएमएफ आप बोल लो, उसका वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे ई नॉट को पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है। एसी करंट या वोल्टेज का ग्राफ देखोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। और एसी करंट और वोल्टेज में होता क्या है, करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, बढ़ता है, कम होता है, फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है, बढ़ता है, ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो एक बार बढ़ा, कम हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, तो ये इसको बोला जाता है वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है। अब यहाँ पे कैसा होता है ना कि अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें आधे साइकिल का, मतलब ऊपर गया और उसके बाद नीचे आ गया, इस हाफ साइकिल का अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो करंट का एवरेज वैल्यू आएगा 2 आई नॉट बाई पाई, और ईएमएफ का एवरेज वैल्यू आएगा 2 ई नॉट बाई पाई। ई नॉट जहाँ पे इनका मैक्सिमम वैल्यू है, ई नॉट और आई नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज और करंट का। अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो जीरो आ जाता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव वैल्यूज होंगे उतने ही नेगेटिव वैल्यूज होंगे। तो इसलिए कंप्लीट साइकिल के लिए हम जनरली क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यूज निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू एक हिसाब से एवरेज वैल्यू ही होता है। तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू ई नॉट बाय रूट टू, करंट का आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू होता है। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम एसी करंट एसी सोर्स लगाएं और हमारा ईएमएफ का वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट का वैल्यू भी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और साइन के बाद जो भी रहेगा एंगल होता है, आप देख रहे हो, तो दोनों के एंगल में फर्क नहीं है, इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी। फेज डिफरेंस का इसका मतलब, फेज डिफरेंस मतलब एंगल के बीच का डिफरेंस, तो एंगल के बीच का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। करंट और ईएमएफ के बीच में कोई भी एंगल यहाँ पे एंगल का डिफरेंस नहीं है, जीरो है। रेजिस्टेंस हम डिफाइन कर सकते हैं ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस या फिर ई नॉट अपॉन आई नॉट। इसका अगर आप फेजर डायग्राम बनाना चाहो तो दोनों का एंगल ओमेगा टी है, तो आप ई नॉट और आई नॉट एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे बना सकते हो। तो यही इसका फेजर डायग्राम हो गया रेजिस्टर के लिए इसका। इंडक्टर में देखोगे तो इंडक्टर में अगर मैं ईएमएफ का वैल्यू फिक्स करूं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू आता है, माइनस पाई बाय टू आता है करंट में। तो करंट पाई बाय टू एंगल पीछे है ईएमएफ से। अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे फेज डिफरेंस एक तो पाई बाय टू होगा, और हम लिख सकते हैं कि E लीड्स आई बाय पाई बाय टू। ईएमएफ का एंगल करंट के एंगल से पाई बाय टू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ माइनस पाई बाय टू मतलब ये पीछे हो गया, ये पीछे है, इसका मतलब ईएमएफ आगे है, सिंपल है। तो इसका फेजर डायग्राम अगर आप बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर सपोज करो आपने ई का वैल्यू ओमेगा टी ले लिया है ऊपर की ओर ई नॉट, तो आई नॉट उससे पाई बाय टू एंगल पीछे, यानी कि 90 डिग्री पीछे होगा आई नॉट। कैपेसिटर के केस में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू होता है। देखो, एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि पाई बाय टू एंगल का डिफरेंस होगा, और कैपेसिटर में करंट का पाई बाय टू एंगल इससे ज्यादा होगा, और इंडक्टर का ईएमएफ का पाई बाय टू एंगल करंट से ज्यादा होगा। इधर माइनस कर दो या फिर इसको जीरो करके इधर पाई बाय टू ऐड कर दो तो भी चल जाएगा। और इस केस में आप देख सकते हो कि करंट लीड कर रहा है, I लीड्स E बाय पाई बाय टू। इस बार करंट आगे है इस केस में, कैपेसिटर के केस में। इसका भी फेजर डायग्राम आप देख सकते हो, ई नॉट ओमेगा टी एंगल पर बना दिया तो उससे 90 डिग्री करंट आगे है, यही यहाँ पे फेजर डायग्राम में बताया है। अच्छा, उसके अलावा इंडक्टर के केस में आप देखोगे तो जैसे इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टर के केस में, वैसे इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है।
इसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू ओमेगा एल होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। एफ फ्रीक्वेंसी है एसी सर्किट का। एक्सएल का एक और फॉर्मूला ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस या फिर ई नॉट अपॉन आई नॉट। ई नॉट आई नॉट जो है वो पीक वैल्यूज है, पीक वैल्यूज मतलब मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज और करंट का। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ईएमएफ करंट से लीड करता है पाई बाय 2 से। कैपेसिटर में वही जैसा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वैसे यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर के केस में। तो कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका फॉर्मूला ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस या फिर ई नॉट अपॉन आई नॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर भी आपका। उसके बाद इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर को अगर आप सीरीज में लगा दोगे, इनके अक्रॉस अगर आपने टोटल ईएमएफ ई लगा के रखा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि E इज इक्वल टू, यहाँ पे E जो है टोटल ईएमएफ जो है इसमें, अगर इसके अक्रॉस ईएमएफ EL आता है, इसमें EC आता है, इसके अक्रॉस ER आता है, तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, उस हिसाब से EL इज इक्वल टू IXL हो जाएगा, क्योंकि XL, XC और R ये रेजिस्टेंसेस हैं, सारे रेजिस्टेंसेस काम करते हैं। तो EL इज इक्वल टू I इंटू XL, EC इज इक्वल टू I इंटू XC और ER इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। समझे? टोटल सर्किट का जो टोटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है, या टोटल रेजिस्टेंस आप मान के चलो, एक हिसाब से समझ लो, उसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जेड इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ऐसा लिख सकते हो आप। और उसके बाद करंट, इस केस में करंट और टोटल ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो फाई है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर हो जाएगा। आप ये डायग्राम याद रख सकते हो, इसमें जेड आर फाई एक्सएल माइनस एक्ससी है। और एक और आप याद रख सकते हो, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक काम करते हैं, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ बाद में। क्या करूँ इसको मैं, एवरेज पावर वाला केस में थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ, एवरेज पावर। इसमें एक और चीज आप याद रख सकते हो, देखो अगर ईएमएफ के टर्म्स में देखा जाए तो इसी का एक और ट्राइंगल आप याद रख सकते हो, जहां पे आपका ये टोटल होता है, टोटल ईएमएफ ई, ये होता है उनके ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, और ये आपका होता है ई आर, और ये होता है ई एल माइनस ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ईएमएफ मतलब जो सारे के सारे ईएमएफ उसके बीच का आपको यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपको आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी से एक्चुअली में जेड वाला इक्वेशन आया था। ये दो ट्राइंगल है, बस मैंने यहाँ पे वैल्यूज अलग, यहाँ पे ईएमएफ और वहां पे ऑपोजिशंस के टर्म्स में लिखा था। बाकी अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं कि एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होता है, तो रेजिस्टर, अगर सिर्फ सर्किट में रेजिस्टर रहा तो एवरेज पावर डिसिपेशन का जो वैल्यू होता है वो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है, इंटू कॉस फाई नहीं आएगा यार, कॉस फाई क्यों लिख दिया, एक सेकेंड ना, कॉस फाई इस केस में नहीं आएगा, रेजिस्टर के केस में कॉस फाई नहीं आएगा। इसको अगर रेजिस्टर है तो आपका जो एवरेज पावर लॉस होगा, एक एवरेज पावर इन वन साइकिल, एक साइकिल में जो पावर लॉस होता है वो होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, अगर रेजिस्टर रहा तो। अगर इंडक्टर कैपेसिटर दोनों रहा या कोई एक भी रहा तो पावर लॉस नहीं होता, इंडक्टर और कैपेसिटर पावर लॉस नहीं करवाता। और अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है आपके पास, तो सीरीज एलसीआर सर्किट आप जानते हो, यहाँ पे अभी बनाया था हम लोग ने एल सी और आर, एल सी आर। सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर हम लोग ने सोर्स लगाया है, तब इस केस में जो एवरेज पावर लॉस होता है वो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। यहाँ पे जो तुम्हारा कॉस फाई वो पावर फैक्टर होता है, उसका फॉर्मूला आर बाय जेड है। ये आर बाय जेड कैसे आया था, इस इक्वेशन से आया था। देखो अगर इस ट्राइंगल में कॉस फाई निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा बताओ, एडजेसेंट आर अपॉन हाइपोटेनस जेड। तो इस ट्राइंगल का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एलसीआर के लिए वो ट्राइंगल बनाया था हम लोगों ने। तो इसको पावर फैक्टर बोला जाता है, cos फाई विच इज इक्वल टू आर बाय जेड विच इज इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन अपैरेंट पावर। ट्रू पावर का फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, अपैरेंट पावर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। दोनों को डिवाइड करोगे तो cos फाई आ जाएगा। अगर आर का वैल्यू जीरो है, मतलब सर्किट में अगर रेजिस्टर नहीं है, तो पावर फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर जीरो हो जा रहा है। और ऐसे केस में जो करंट फ्लो होगा सर्किट से, उसको हम लोग बोलेंगे आइडल करंट या फिर वैटलेस करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलसी ऑसिलेशन में जैसे आपने कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज करके किसी इंडक्टर के अक्रॉस लगा दिया, तो दोनों का आपस में एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होते रहता है। कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं,
और मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं इस इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है तो उसकी वजह से एनर्जी स्टोर होता है, उसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो कैसा होता है ना कि ये सारा का सारा एनर्जी एक ऐसा टाइम आता है जहां पे सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि सारा मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं कि दोनों का एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से तो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यू ही गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी यू एम। ऐसे टाइम पे आपका करंट मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि सारा एनर्जी करंट में ही जा चुका है, मैग्नेटिक फील्ड में जा चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c या हाफ क्यू वी, और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, समझे। ये तब यूज करना जब पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम करंट बताओ। मैक्सिमम करंट का मतलब ये है कि सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो इसमें जा चुका है करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जा चुका है। तो आप ये तीनों फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बात करते हैं रेजोनेंस की। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि करंट मैक्सिमम हो जाता है और इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है, और इम्पिडेंस का वैल्यू Z इज इक्वल टू R हो जाता है। और ये कब होता है? जब XL इज इक्वल टू XC होता है, और ये इस फ्रीक्वेंसी पे होता है जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। आप देखोगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट जो है वो मैक्सिमम हो चुका है, राइट? क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पे करंट मैक्सिमम हो जाता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। और सीरीज रेजोनेंस के केस में हम क्वालिटी फैक्टर भी देखते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर के केस में क्या करते हैं, जैसे तुम्हारा ये रेजोनेंस है, इसका जो भी मैक्सिमम करंट का वैल्यू है उस करंट को √2 से डिवाइड कर दो, और उस करंट के लिए आप देखोगे कि ओमेगा का दो वैल्यू। अगर मैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में प्लॉट करता हूं तो ओमेगा का दो वैल्यू है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में डेल्टा ओमेगा 2 बार हमने लिख दिया है, मतलब 2 डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच में जो 2 डेल्टा ओमेगा है उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। और ये ओमेगा आर जो है दिस इज नथिंग बट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिसका फॉर्मूला है 1/√LC। अगर क्वालिटी फैक्टर की बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ, मतलब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। देखो आपका जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस का कर्व, इसको रेजोनेंस कर्व बोलते हैं, वो जितना पतला होगा बैंडविड्थ उतना ही कम होगा और क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये जितना मोटा होगा बैंडविड्थ भी उतना ही ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम हो जाएगा। ये तो भाई हो गई बात सीरीज रेजोनेंस की। अगर मैं पैरेलल रेजोनेंस की बात करूं तो पैरेलल रेजोनेंस के केस में कैसा होता है कि करंट मिनिमम होता है और इंपेडेंस मैक्सिमम हो जाता है, इसका सीधा उल्टा होता है। और ये भी XL इज इक्वल टू XC पर ही होता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला सेम ही है। पर ये आप देखोगे कि किसी एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट मिनिमम हो जा रहा है, इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है। यहाँ पे L और R पैरेलल में लगाया गया है, यहाँ पे LCR सीरीज में लगाया गया है। तो ये तो भाई फाइनली बात हो गई आपके रेजोनेंस की। थियरी पार्ट यहाँ पे और फॉर्मूला पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अब हम सीधा बढ़ेंगे MCQs पे। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन, इन एन EMF AC EMF यहाँ पे देख रखा है E इज इक्वल टू 4 cos 1000t। इसको कंपेयर करोगे E इज इक्वल टू E0 cos 1000 या ओमेगा t से, तो आपको यहाँ पे E0 का वैल्यू मिल जाएगा 4 वोल्ट और ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा 1000। और बोलो इज अप्लाइड टू LR सर्किट। LR सर्किट में अप्लाई किया। अब देखो LR हो या RC सर्किट लिखा हो, आपको LCR का इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, और जो नहीं दिया है वो कंपोनेंट गायब कर दो। तो LCR सर्किट का इक्वेशन यूज करो, उसमें से C गायब कर दो, सिंपल है। यहाँ पे इंडक्टेंस देके रखा हुआ है L का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू L इज इक्वल टू 3 मिली हेनरी, मतलब 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, और R का वैल्यू 4 देके रखा हुआ है। मैक्सिमम करंट पूछा गया है, अगर आपको EMF मैक्सिमम EMF पता है, मैक्सिमम करंट के लिए आप Z निकाल लो। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ हम लोग को पता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर, LCR सर्किट में यही होता है ना, प्लस R², दैट इज इक्वल टू √ अब देखो XL का वैल्यू ओमेगा L होता है और XC का वैल्यू 0 है वैसे भी, क्योंकि कैपेसिटर तो है ही नहीं सर्किट में। इक्वेशन ये आ जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 1000 दिया हुआ है और L का वैल्यू 3 × 10⁻³ हेनरी है, इसका करो स्क्वायर, प्लस R आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपको 4 देके रखा हुआ है, ऊपर देख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू, एक सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो z तो, अरे क्या लिख रहा हूं मैं भाई, रूट ऑफ 5, तो z 5 ओम आ गया। अब z का फॉर्मूला यूज कर लो, z इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, z इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। यहाँ से आपको आई नॉट मिल जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय z। ई नॉट का वैल्यू जो है वो 4 है और z का वैल्यू हमें 5 मिला है, तो ये 0.8 आ जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। In an AC circuit, the current lags behind the voltage by phase angle pi by 2 radian. The component or components of the circuit is और R। अब देखो AC सर्किट है तो अब इसमें होता क्या आपको बताता हूँ। जैसे मान लो LCR सर्किट होगा, L, C और R सर्किट। तो ऐसे केस में क्या होता है आपका कि जैसे मान लो करंट का एंगल मैंने 0 मान लिया, तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और EMF दोनों का एंगल सेम होता है। तो करंट 0 तो रेजिस्टेंस का EMF ER भी 0 हो जाएगा, उसी सेम एंगल पे रहेगा। लेकिन इंडक्टर में EMF करंट से पाई बाय 2 एंगल ज्यादा होता है, मतलब EMF लीड करता है और करंट लैग करता है। किसमें? इंडक्टर के केस में तो EL ज्यादा होगा, 90 डिग्री ज्यादा होगा। और कैपेसिटर के केस में EMF लैग करता है तो EC 90 डिग्री पीछे हो जाएगा करंट से। ये सिचुएशन होता है। फिर हम फाइनली क्या करते हैं, EC और EL दोनों को वेक्टर के हिसाब से जोड़ोगे तो आपको एक वेक्टर ऊपर की ओर मिल जाएगा। यहाँ पे EL और EC EL में से माइनस कर दो तो आपको एक वेक्टर ऊपर की ओर मिल जाएगा, दैट इज EL माइनस EC। और फिर बाद में ER भी है ना, तो उसको जब आप ER में ऐड करोगे, पहले EL EC को ऐड कर दिया तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल आपका माइनस हो जाएगा, EL माइनस EC हो जाएगा। उसको जब आप ER में ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका E का यहाँ आ जाएगा और ये E और I के बीच का फेज डिफरेंस है फाई। समझे? तो फाइनली आपका E यहाँ पे आ रहा है और I यहाँ पे आ रहा है, इनके बीच का फाई फेज डिफरेंस है और फाई का वैल्यू आप जानते हो tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है कि अगर सपोज करो, यहां से देखना, अगर सपोज करो इस केस में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। करंट मतलब जो भी टोटल जो भी करंट आ रहा है लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज मतलब E, करंट और E के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होना चाहिए। अब देखो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 कब होगा, फाई का वैल्यू पाई बाय 2 कब होगा बताओ, जब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होगा। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी अगर होगा तो आपका फाई का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और उसमें भी करंट लैग्स बिहाइंड बोल रहा है, और जो भी है करंट लैग बिहाइंड हो तो फाई का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अब इन्फिनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू इन्फिनिटी, आर का वैल्यू 0 कर दो आप। अगर आर 0 हो जाए तो फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, सीधी बात। मतलब आर नहीं होना चाहिए सर्किट में बस। तो अगर आर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है एल होगा और सी होगा, एल एन सी, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आपका फाई का वैल्यू माने करंट फेज डिफरेंस जो है पाई बाय 2 रेडियन यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। आर का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो एल और सी सर्किट में बस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट मतलब यहाँ पे 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है मतलब ये जो है वो एसी करंट होगा और एसी वोल्टेज होगा। एसी वोल्टेज होगा तो अगर आपको एक ही वैल्यू देख रखा है एसी वोल्टेज का, तो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही दिया रहता है। एक ही वैल्यू अगर एसी वोल्टेज और एसी करंट का दिया है तो आरएमएस वैल्यू ही होता है, तो ई आरएमएस 220 वोल्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको देके रखा हुआ है 50 हर्ट्ज, कनेक्ट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर और इसको रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया है। द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टर टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक जाने के लिए कितना टाइम लेता है। The time taken by the alternating current flowing in the resistor to change from maximum value to RMS value। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, तो पहले तो मैक्सिमम वैल्यू का टाइम 0 कर लेते हैं। तो आप एक काम करो, इक्वेशन में द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टर टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पहले तो I इज इक्वल टू आई मैक्स होगा
I1 इज इक्वल टू आई मैक्स और I2 इज इक्वल टू, अच्छा ये रेजिस्टर का केस है तो आई नॉट नहीं, आई मैक्स मतलब आई नॉट होगा और क्या, पीक वैल्यू आई नॉट है। और आई का वैल्यू, आई सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, आर एम एस वैल्यू, आई आर एम एस। तो आप एक काम करो, देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ देखूं करंट का तो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो अगर सपोज करो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू से लेकर आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा है वो, तो आप इक्वेशन यूज कर लो। रेजिस्टर के केस में इक्वेशन क्या बनता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप एक काम करो, एट टी इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू आई नॉट लिख दो। एट टी इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पहले एक काम करो, पहले ये देखो कि किस टाइम पे वो मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है एट। तो एक काम करो, t इज इक्वल टू टी वन लिख दो, t इज इक्वल टू टी वन लिख दो और i का वैल्यू आई नॉट लिख दो। तो t इज इक्वल टू जीरो लिखो और i का वैल्यू आई नॉट लिखोगे तो आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ। दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो पाई बाय 2। ओमेगा का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 पाई एफ, इसको T1 लिख दो, T1 2 पाई एफ इंटू T1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो पाई पाई यहाँ से हो जाएगा कैंसल। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमको देख रखा है 50, तो 50 इंटू T1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपको T1 का वैल्यू मिल जाएगा 1/200, 1/5 टू 10, 100 200, ठीक है। तो 1/200 सेकेंड के बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा। अब देखते हैं कि इसका आरएमएस वैल्यू कब पहुंचता है ना। आरएमएस वैल्यू पहुंचने के लिए अब क्या करो आप इस केस में, एट टी इज इक्वल टू टी टू, टी का वैल्यू T2 डाल दो इस इक्वेशन में, और आई का वैल्यू जो है वो आई आर एम एस डाल दो। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा T2, कुछ इस तरीके से। अब आई आर एम एस का वैल्यू जो होता है वो आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 होता है, आप जानते हो। तो ये आई नॉट साइन ओमेगा T2 हो जाएगा, आई नॉट कैंसल, और यहाँ से आपको साइन ओमेगा T2 का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। अब साइन 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका मतलब ओमेगा T2 जो होगा, ये एंगल जो होगा वो पाई बाय 4 हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू अगर आप डालोगे 2 पाई एफ इंटू T2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, और ये फिर 100 आ जाएगा, और T2 का वैल्यू, F का वैल्यू डालोगे तो T2 का वैल्यू 1/400 सेकेंड्स आ जाएगा। तो 1/400 सेकेंड्स पे इसका आरएमएस वैल्यू चले जाएगा। अब ये एक्चुअली में कैसा है, इन्होंने बोला है टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आई गेस पहले वो आरएमएस वैल्यू पे जाएगा फिर मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, मतलब मैक्सिमम और आरएमएस वैल्यू के बीच का यही डिफरेंस है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं टाइम का डिफरेंस कितना है, 1/200 माइनस 1/400। मैक्सिमम आरएमएस के बीच में इतना ही गैप है, तो इतना ही टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम से आरएमएस के बीच में जाने में। तो ये आपका आ जाएगा 100/400, यही होगा ना। देखो 200 माइनस 100 100 हो जाएगा, 100/400, और 1/4 का मतलब होता है 0.25 सेकेंड्स। तो 0.25 सेकेंड्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 0.25 सेकेंड्स। इसमें नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, रुको 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 रुको, कैलकुलेशन एरर किया हुआ है यहाँ पे। 100 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1/400 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स, और दिस विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। इन शॉर्ट ऑप्शन बी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेजोनेंट सर्किट हैज अ कैपेसिटर। अब रेजोनेंट सर्किट यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू देके रखा हुआ है 2.5
into 10⁻⁶ farad, micro मतलब 10⁻⁶, and a coil of inductance L. In order to transmit a wave of wavelength 300 meter, the value of inductance L of the coil should be, velocity of light in air is this, और पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेने बोला है। मतलब इसको अगर सपोज करो इस वेवलेंथ को ट्रांसमिट करना है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना है, तो वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इस वेवलेंथ का जो भी फ्रीक्वेंसी आप ढूंढोगे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगर वेवलेंथ यहाँ पे 300 देके रखा हुआ है तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। n की जगह पे यहाँ पे हम f लिख देंगे क्योंकि हम वैसे भी फ्रीक्वेंसी के लिए f यूज कर रहे हैं। ये वेव का इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या एन लैम्डा। v का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू, स्पीड दिया है 3 to 10⁸, f का वैल्यू ढूंढना है, लैम्डा का वैल्यू 300 देके रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 10, फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा, ये 0 गया 6 आ जाएगा, 10⁶ हर्ट्ज, 10⁶ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और यही आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2π√LC, यहाँ से आपको C का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो f² विल बी इक्वल टू 1/4π² L इंटू सी, तो L का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/4π² C इंटू f²। बस इसी को सॉल्व कर लो तो 1/4π² का वैल्यू 10 बोला है लेने के लिए, C का वैल्यू हमको 2.5 इंटू 10⁻⁶ है, और f² मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितना 10⁶, तो 10⁻12 हो जाएगा। 6 और 6 यहाँ से गया, 10⁻6 बचेगा, यहाँ पे एक दिया तो 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, तो एक काम करो 10⁻6 मैं ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको दे दो, 25 4 100 हो जाएगा, ये 10⁻4 आ जा रहा है, 10⁻4 हेनरी। या कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? 25 4 10 100, ना 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 मिस्टेक तो हो रहा है, 100 और उसके बाद फिर 10⁻6 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा, और 10⁻8 ऊपर चला जाएगा, 10⁻8 आ रहा है, 10⁻8 आ रहा है, ये 100 ऊपर जाएगा 10⁻8 हो जाएगा ना, तो ये आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एन ईसी सर्किट कंटेन्स रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ओम एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस XL। द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल विल बी, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है ना, फॉर्मूला तो यही होता है भाई आपका, साइन कॉस डाल दिया क्या, तब तो आपको उस इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कैसा है कि रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर का आपको पता है करंट के डायरेक्शन में ही होता है ER, और इंडक्टर है, इसका मतलब इंडक्टर का EL ऊपर होगा, तो टोटल आपका जो, ये देखो ये करंट I है, टोटल आपका जो EMF होगा वो ये आपका टोटल रिजल्टेंट आपको इस तरह से मिल जाएगा, और ये फाई आपका फेज डिफरेंस है जो कि टोटल E और I के बीच का फेज एंगल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस E एंड I, ये फाई क्या हो जाएगा बताओ? अगर ये EL है तो ये भी EL हो जाएगा, और ये ER है, ये EL है, और ये E है। तो आप क्या कर सकते हो, इन्होंने R और L के बीच में निकाला है ना, तो फाई आप एक काम करो, ऑपोजिट और एडजेसेंट नहीं लिया इन लोगों ने, एक काम करो या तो साइन ले लो या तो कॉज ले लो, साइन में ऊपर R आ जाएगा, आप देख सकते हो, और कॉज में जो है, नहीं कॉज में ऊपर R आएगा, साइन में ऊपर XL आ जाएगा, तो ऊपर तो इन्होंने R दे के रखा हुआ है तो हम साइन लेंगे। देखो ऊपर इन्होंने R दे के रखा है, R ऑपोजिट, नहीं 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 एक सेकेंड, और R मतलब नीचे आ रहा है, एडजेसेंट साइड में आ रहा है ER, तो आप यहाँ पे कॉस निकालोगे, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एडजेसेंट ER अपॉन टोटल E। अब देखो ER का वैल्यू होगा I इंटू R, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का है, और ये टोटल EMF है, तो I इंटू टोटल रेजिस्टेंस समझ लो Z, तो R बाय Z हो जाएगा। कॉस फाई इज इक्वल टू R बाय Z होता है, ये आप जानते हो, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ R बाय Z, R बाय Z, और इस केस में
Z का वैल्यू क्या होगा बताओ, R अपॉन अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है ही ना, तो सिर्फ XL ही होगा, XL प्लस R स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और कॉज इनवर्स होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन ए आ रहा है भाई। A coil has resistance 30 ohm, inductive reactance 20 ohm and at frequency 50 Hz. If an AC source of 200 volt and 100 Hz is connected to the across the coil, the current in the coil will be. करंट मतलब आपको RMS वैल्यू ही निकालना है, तो देखो ERMS आपको देखे रखा हुआ है 200 वोल्ट का, फ्रीक्वेंसी आपको देखे रखा हुआ है 100 हर्ट्ज का, रेजिस्टेंस आपको 30 ओम का देखे रखा हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL का वैल्यू आपको 20 ओम देके रखा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सॉरी 100 हर्ट्ज नहीं है, एक सेकेंड। A coil has resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at frequency 50 hertz. Frequency 50 hertz, ये क्या बेवकूफी है। If an AC source of 200 volt and 100 hertz is connected across the coil. नहीं तो फ्रीक्वेंसी बदल डाला इन लोगों ने, देखना पड़ेगा। तो एक काम करो, एक्सएल का वैल्यू जो है 20 ओम एट फ्रीक्वेंसी, एक्सएल का वैल्यू क्या होता है पहले बताओ, एक्सएल का वैल्यू किस फ्रीक्वेंसी पे है, एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे है, तो एक्सएल का वैल्यू जो होता है वो 2 पाई एफ इंटू एल होता है ना, जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा 100 हर्ट्ज, और ये 20 का वैल्यू, तो यहाँ से आपको एल मिल जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आप 50 डालोगे यहाँ पे, एफ डैश मान लेते हैं, तो एक्सएल का वैल्यू 20 है, 2 पाई एफ का वैल्यू आप 50 कर दो, एफ डैश इंटू एल, तो आपको एल का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, और कुछ बोला तो नहीं है ना, नहीं, एल का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 1 2 10 गया यहाँ पे, एल का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/5 पाई हेनरी, 1/5 पाई हेनरी, ये एल मिल गया, और आपका टोटल फ्रीक्वेंसी जो दिया एसी सोर्स का वो 100 हर्ट्ज का देके रखा हुआ है, एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। कॉइल का करंट पूछा गया, पहले तो आप इंपेडेंस निकाल लो, करंट आपको अपने आप मिल जाएगा। इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्सी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, कोई कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लो। अब एक्सएल का वैल्यू क्या होगा बताओ, ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओमेगा क्या है बताओ, 2 पाई एफ इंटू एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ का वैल्यू 100 है, और एल का वैल्यू 1/5 पाई है, 1/5 पाई है इसका स्क्वायर, प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है 30 का स्क्वायर, तो ये देखो पाई पाई यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और ये 40 हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आई थिंक यहाँ पे 2500 हो जाएगा, आप चेक कर लेना, जहाँ तक मैं जानता हूँ दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर, और z का वैल्यू 50 ओम हो जाएगा। z मिल गया ना, तो z के बाद z इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, तो z मतलब 50 इज इक्वल टू ई आर एम एस का वैल्यू 200 है, और आई आर एम एस का वैल्यू हमको पता करना है, तो ये गया 5 1 5 4 तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू, ये क्या है भाई, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। z का वैल्यू 50 मिल गया, ठीक है, और अजीब सा वैल्यू क्यों देख रखा हुआ है, an AC source of 200 volt and 100 hertz, सही तो है, 51 5 4 ऐसा है कर, z is equal to e r m s upon I, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50 का स्क्वायर, तो 50 तो आ गया z का वैल्यू, 50 इज इक्वल टू ई आर एम एस 200 अपॉन आई आर एम एस, तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ऑप्शन में ही नहीं है। देखो ये ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर मेरे हिसाब से तो यही करेक्ट होना चाहिए,
हो सकता है इन्होंने क्या किया है ना, एक्सेल का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 20 ले लिया हो शायद। अगर एक्सेल का वैल्यू यहाँ पे 20 ले लेंगे ना, तो ये शायद आंसर आ जाएगा कुछ, तो उनको इनमें से कोई एक आ जाएगा √13 में, इसलिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा हुआ है वो जरूरी है समझना। 20 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 50 हर्ट्ज पे है, तो हम 20 ओम का वैल्यू 100 हर्ट्ज पे नहीं ले सकते हैं। तो वो अगर ऐसा उस हिसाब से किया रहेगा तो सारे ऑप्शंस गलत है। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि ये गलत है। दो फ्रीक्वेंसी एक तो देते नहीं है, पर दिया है तो हमने उसका यूज किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 हर्ट्ज पे पहले एक्सएल का वैल्यू 20 लिया और वहां से एल का वैल्यू निकाला, क्योंकि एल का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, लेकिन एक्सएल का वैल्यू फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। तो ये 20 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज पे है रिएक्टेंस, 100 हर्ट्ज पे जो रिएक्टेंस होगा वो आपका अलग होगा, समझे। और ऑब्वियस सी बात है कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है, तो रिएक्टेंस में 20 का 40 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 40 लेके रखा हुआ है, सही लिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये सही है, और आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर इंडक्टर एल एंड प्योर रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड। Pure inductor L and pure resistor R is connected to a battery of EMF E. Internal resistance is negligible. Then the current flowing through circuit depends upon series combination of pure inductor. जब इंडक्टर और रेजिस्टर का मतलब LR सर्किट ही है अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे, इसमें आपका बैटरी ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। यार अगर ये डीसी बैटरी है, अगर ये डीसी बैटरी है तो एल से तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर सपोज करो अगर ये डीसी बैटरी है, इसमें भी यार क्वेश्चन ये लोग ना क्लियर करते नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर ये डीसी बैटरी है, इफ डीसी बैटरी एसी सोर्स ना होकर अगर ये डीसी बैटरी है सिर्फ, तो सिंपल सी बात है, डीसी बैटरी में क्या होता है ना, कुछ समय के बाद इंडक्टर काम करना बंद कर देता है, वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और स्ट्रेट लाइन बनने के बाद फिर यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा और ईएमएफ ई रहेगा और करंट आई रहेगा। तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो आई जो है वो ई एंड आर पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर सपोज करो ये एसी सोर्स है, और एसी सोर्स है लेकिन उसमें फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब वो डीसी बैटरी ही होना चाहिए। तो फिर सिर्फ ई और आर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डीसी बैटरी में इंडक्टर कुछ समय के बाद स्ट्रेट लाइन बनकर काम करना बंद कर देता है, वो फिर एक वायर जैसा ही काम करता है। तो फिर आप समझ लो सिर्फ रेजिस्टेंस है इसके अंदर। अगर एसी सोर्स है तब तो चलता रहेगा, लेकिन डीसी के केस में ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। An AC source of frequency 50 Hz and EMF 220 volt is connected to the LR circuit showing L is equal to 0.4 upon pi Henry and R is equal to 30 ohm. The impedance of the circuit and AC current flowing in the circuit is, impedance का वैल्यू तो Z is equal to अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, पर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि XC तो है ही नहीं, XC की वैल्यू 0 दिया हुआ है। X का वैल्यू जो होगा वो ओमेगा L का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 pi f L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 pi f का वैल्यू 50 हर्ट्ज है, और इंडक्टेंस जो होगा वो 0.4 अपॉन पाई हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर ले लो पहले तो, और रेजिस्टेंस इन्होंने देखे रखा हुआ है 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई और पाई यहाँ पे हो गया कैंसिल, ये 100 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो तो ये आपको 50 हर्ट्ज 50 ओम आ जाएगा। तो Z का वैल्यू तो 50 ओम है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। करंट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, देखो ERMS आपको 220 वोल्ट देके रखा हुआ है, तो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z हो जाएगा। I इज इक्वल टू E बाय R होता है, तो IRMS इज इक्वल टू ERMS बाय Z। तो 220 अपॉन 50 करोगे तो 5 4 से 20, 5 4 से 20, 4.4 एम्पियर आ जाएगा, तब भी ऑप्शन ए ही आ रहा है आपका। आगे बढ़ो। LCR सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल का वैल्यू 25 ओम दिया हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC का वैल्यू
25 ओम देके रखा हुआ है और द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, रेजिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है 34 ओम। इम्पिडेंस बोला है तो सीधा कॉमन, ये तो सीधा फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी दोनों सेम है, इसका मतलब 25 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 34 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 34 ओम हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी आ जाएगा 67। आगे बढ़ते हैं। A resistor R and inductor L and capacitor C are connected in series to an EMF of frequency N. If the resonant frequency NR, then the current lags the EMF when current lags the EMF resonant circuit में, then the resonant क्या अच्छा, NR जो है वो फ्रीक्वेंसी है जब XL will be equal to XR। नहीं, देखो, अगर सपोज करो रेजिस्टर आर, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट है। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज एनआर, एनआर अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो एनआर का वैल्यू 1/2 रूट ऑफ एल सी हो जाएगा तब। और ये कब होता है? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाए, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पर। तो क्या, देन द करंट लैग्स द ईएमएफ व्हेन, करंट ईएमएफ को लैग कब करेगा? देखो, करंट ईएमएफ को लैग कब करता है मैं आपको बताता हूँ। सी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर सपोज करो EL इज ग्रेटर देन EC, तब आप ग्राफ देखो तो EL माइनस EC ऊपर होगा, ER इधर होगा, और करंट ER के डायरेक्शन में होता है, मैं बता चुका हूँ। तब आपका EMF ऊपर आ जाएगा, टोटल EMF ऊपर आ जाएगा। तब इस केस में E लीड्स करता है, E लीड्स, ठीक है, E लीड्स I। अगर EL ग्रेटर देन EC है, इसका मतलब XL विल बी ग्रेटर देन XC ना C। अगर सपोज करो आपका EL इज लेस देन EC, तो फिर EC माइनस EL नीचे आ जाएगा, EC माइनस EL, ER इधर होगा, और रिजल्टेंट फाई जो है वो नीचे आ जाएगा, E नीचे आ जाएगा, फाई नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे केस में अब करंट लीड कर रहा है, करंट ऊपर है, EMF नीचे है, I लीड्स E। EL लेस देन EC मतलब XL इज लेस देन XC हो जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछ के रखा है, देखो यहाँ पे, इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज एनआर, द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ। करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ तो पहले केस में होगा। अब पहले केस में XL शुड बी ग्रेटर देन XC, XL शुड बी ग्रेटर देन XC। अगर XL XC के से बड़ा हुआ, पहला केस आएगा ना, तो इसका मतलब ओमेगा L जो है वो ओमेगा 1/ओमेगा C से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि XC का वैल्यू 1/ओमेगा C होता है, XL का वैल्यू ओमेगा L होता है। तो यहाँ पे मतलब ओमेगा स्क्वायर जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1/LC। इसका मतलब ओमेगा जो है इट इज ग्रेटर देन 1/रूट ऑफ LC। इसका मतलब 2πn जो है, फ्रीक्वेंसी को 2πf नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2πn लिख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने n लिख के रखा हुआ है। इट शुड बी ग्रेटर देन 1/रूट ऑफ LC। इसका मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 1/2π रूट ऑफ LC। लेकिन 1/2π क्या है? NR है, सो n शुड बी ग्रेटर देन NR। इसका मतलब ऑप्शन डी है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An alternating voltage E is equal to 200 root 2 sin 100t is connected to 1 microfarad capacitor through an AC emitter. AC emitter, ठीक है। What is the reading of the emitter? Emitter हमेशा RMS वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो पहले तो भैया यहाँ पे देख लो कि आपको वोल्टेज क्या देके रखा है। उन्होंने E लिखा है, पर मैं यहाँ पे E लिख रहा हूँ 200 रूट 2 साइन 100t। इसका मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करोगे, ई नॉट का वैल्यू 200 रूट 2 आ रहा है और ओमेगा का वैल्यू 100 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको XL का वैल्यू चाहिए, XC का वैल्यू चाहिए। XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C हो जाएगा। तो 1/ओमेगा का वैल्यू 100। XC का वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई इन लोगों ने रीडिंग ऑफ द एमीटर पूछा, मतलब करंट पूछा है। तो करंट पूछा है तो इसका मतलब EC इज इक्वल टू I XC हो जाएगा। तो EC का वैल्यू तो देके रखा हुआ है,
ईसी का वैल्यू मतलब ई नॉट का वैल्यू दे रखा है, तो ईसी मतलब आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू हमको मिल जाएगा। एक्ससी का वैल्यू जो है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट अपने आप मिल जाएगा। तो आप अगर एक्ससी का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय सी इज 1 माइक्रोफराड। 1 माइक्रोफराड मतलब 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, -4 तो गया, ऊपर जाने के बाद 10⁻4 हो जाएगा, यही होगा ना। तो XC का वैल्यू आपको मिल गया 10⁻4 ओम। अब देखो XC का वैल्यू हमको पता है ERMS अपॉन IRMS होता है, आपको चाहिए क्या भाई IRMS, क्योंकि रीडिंग जो है IRMS ही दिखाएगा। अगर आप एमिटर में यू देखते हो तो एमिटर आपको RMS वैल्यू ही कैलकुलेट करके देगा, तो ERMS अपॉन XC हो जाएगा। ERMS का वैल्यू E नॉट डिवाइडेड बाई √2 इंटू XC हो जाएगा। E नॉट का वैल्यू 200√2 अपॉन √2 इंटू XC का वैल्यू 10⁻4 हो जाएगा। √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 इंटू 10⁻⁻4 होगा, and that will be equal to 20 into 10⁻³ एम्पियर, that is equal to 20 मिली एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ो। A capacitor or capacitor C is charged to a potential V. It is connected in parallel to an inductor of inductance L. The maximum current, मैंने आपको बताया था L और C का चक्कर रहा अगर कि भाई यहाँ पे कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर दिया है और इसको इंडक्टर के अक्रॉस लगा दिया है, तो इसका मतलब ये LC ऑसिलेशन है। LC ऑसिलेशन का आपको मैंने यहाँ पे वैल्यूज देखो 3 फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है। हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ LI² में कन्वर्ट होता है। ये जब मैक्सिमम करंट पूछा जाए तो ये 3 इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, तो यही 3 इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। पहले देखते हैं कि किसके टर्म्स में बोला है। C और V के टर्म्स में बोला, मतलब हाफ CV² जो होगा वो हाफ LI² में कन्वर्ट होगा तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। हाफ और हाफ यहाँ से गया, मैक्सिमम करंट I² का वैल्यू आपका आ जाएगा CV²/L, तो I का वैल्यू हो जाएगा आपका √C/L इंटू वी। √C/L इंटू वी, इसका मतलब ऑप्शन सी आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। For the circuit shown below, instantaneous current through inductor L and capacitor C is respectively. इंडक्टर L का और कैपेसिटर C का करंट ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे EMF का वैल्यू इज इक्वल टू E नॉट साइन, ये ओमेगा टी है, टी नहीं है, ओमेगा टी होगा क्योंकि सब में ओमेगा टी दे के रखा हुआ है। तो आप देखो इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग करता है और EMF लीड करता है। तो EMF का वैल्यू अगर एंगल का ओमेगा टी है तो करंट का π/2 कम होगा, तो ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, माइनस π/2 ये तुम्हारा इंडक्टर के लिए होगा, दैट इज इक्वल टू I नॉट। अब देखो साइन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, अंदर एंगल से माइनस साइन कॉमन ले लो आप, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस I नॉट साइन, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, π/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस I नॉट साइन π/2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉज ओमेगा टी हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका इंडक्टर का आ गया, तो माइनस साइन आएगा और कॉज ओमेगा टी आएगा, माइनस साइन आएगा और कॉज ओमेगा टी आएगा। ये सिर्फ आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, माइनस के साथ कॉज, माइनस के साथ कॉज, तो आंसर तो यहाँ पे फिक्स हो गया, ए आ गया। सेकंड वाला भी देख लेते हैं। आई नॉट जो है वो ई नॉट बाय ओमेगा एल आ जाएगा, क्योंकि देखो एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, एक्सएल का वैल्यू होता है ई नॉट अपॉन आई नॉट, तो आई नॉट का वैल्यू ई नॉट अपॉन एक्सएल आ जाएगा और एक्सएल के वैल्यू ओमेगा एल होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट का वैल्यू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल वो यहाँ पे आ रहा है। चलो अब सेकेंड केस कैपेसिटर का देख लेते हैं। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो अगर करंट लीड करेगा तो कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये तो सीधा कॉस ओमेगा टी हो गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव में कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, वो तो ऑप्शन यहाँ पे भी है और ऑप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन आप लोगों को पता है इस केस में अगर आप आई नॉट निकालने जाओगे तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स सी होगा कैपेसिटेंस का, और एक्स सी का वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट। तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू ओमेगा सी ई नॉट जो कि इसमें आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A parallel plate capacitor having plates of radius 6 cm has
Capacitance 100 picofarad. It is connected to 230 volt AC supply with angular frequency 300 radian per second. The RMS value of current is, यार करंट का वैल्यू पूछा है, कैपेसिटर का प्लेट 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। खैर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसका कैपेसिटर का। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 100 पिकोफैराड है। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फराड, मतलब 10⁻⁻10 फराड हो जाएगा। ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई, मतलब ERMS का वैल्यू 230 वोल्ट है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की बात कर रहा है वो 300 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ करंट इज, करंट का RMS वैल्यू पूछा है तो ठीक है, पहले आप XC ढूंढ लो। XC का वैल्यू 1/ओमेगा C हो जाएगा, तो 1/ओमेगा का वैल्यू 300, C का वैल्यू 10⁻10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 10⁸8 ओम, क्योंकि 10⁻8 हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद 10⁸8 हो जाएगा। तो XC का तो वैल्यू मिल गया आपको। अब XC इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS आ जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸8 इज इक्वल टू 230 अपॉन IRMS। तो IRMS का वैल्यू आपको आ जाएगा 230 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻8 हो जाएगा यहाँ आने के बाद। तो ये हो जाएगा आपका 3 0 से 0, 3 3 से 9, 3 2 से 6 इंटू 10⁻8 और 6.9 इंटू 10⁻6 एम्पियर, जो कि ऑप्शन ए आ रहा है आपका। ठीक है, आगे। In an LCR series AC circuit, the voltage across each of the components LC and R is 60 volt. L, C और R के अक्रॉस वोल्टेज, ये L, C और R के अक्रॉस वोल्टेज सबका 60 है, मतलब EL भी 60 है, EC भी 60 है और ER भी 60 है। The voltage across the LC combination, वोल्टेज अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, मतलब L और C के अक्रॉस जो है ये टोटल वोल्टेज कितना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम जब LCR सर्किट बनाते हैं तो ER यहाँ पे बनाते हैं करंट के डायरेक्शन में, EC ऊपर बनाते हैं और EL नीचे बनाते हैं, है ना। अब देखो EL और EC जो है, क्योंकि EL ऊपर आएगा, EL ऊपर आएगा क्योंकि इंडक्टर करंट से 90 डिग्री आगे होता है, π/2 एंगल आगे होता है, और इंडक्टर का EMF और कैपेसिटर का EMF लैग करता है करंट से π/2 नीचे। अब अगर वो इंडक्टर और कैपेसिटर का पूछ रहा है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट EMF पूछ रहा है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट EMF जो हो जाएगा वो EL माइनस EC होगा, और EL माइनस EC का वैल्यू इस केस में तो 0 आ जाएगा क्योंकि 60 माइनस 60 आपका 0 आ रहा है। तो EL माइनस EC मतलब इनके अक्रॉस का टोटल वोल्टेज 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When a DC voltage of 200 volt is applied to a coil of self inductance, DC voltage है यहाँ पे, DC voltage है, DC voltage 200 volt is applied to a coil of self inductance to √3 by pi Henry. A current of 1 ampere flows through it, but by replacing DC source with AC source, DC सोर्स को हटा के अगर मैं AC सोर्स लगाता हूँ, AC सोर्स DC सोर्स का फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो रेजिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, 2πf/L हो जाएगा। चल ठीक है, चलेगा। करंट 1 एम्पियर दे रहा है, बट बाय रिप्लेसिंग DC सोर्स विद AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, AC सोर्स अगर मतलब ERMS है, ये ERMS 200 वोल्ट हो जाए, करंट इन द कॉइल इज रेड्यूस्ड टू, मतलब IRMS का वैल्यू आपका 0.5 एम्पियर आ रहा है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई क्या होगा वो देखना है हमको। तो देखो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे DC सोर्स लगाया हम लोगों ने बैटरी, तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, क्योंकि देखो DC सोर्स में कभी भी इंडक्टर जो है वो स्ट्रेट वायर का काम करता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। मतलब DC सोर्स में आप मान के चल सकते हो कि जहां इंडक्टर रहेगा, मान लो यहाँ पे इंडक्टर था, तो उस इंडक्टर को आप स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ पे आप करंट निकाल सकते हो
दैट करंट I इज इक्वल टू E बाय आर, E इज इक्वल टू आई आर होता है तो I इज इक्वल टू E बाय आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे I का वैल्यू जो है वो E का वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 200, R का वैल्यू जो है वो पता नहीं है, पर I का वैल्यू भी हम लोग को पता है, तो I का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 अपॉन R, तो R का वैल्यू जो है, R का वैल्यू वो आपका 200 हो जाएगा ना, 200 ओम हो जाएगा। तो R का वैल्यू आपका 200 ओम यहाँ पे देके रखा है, मिल गया हम लोग को। अब उसके बाद हम लोग AC सोर्स लगाते हैं, इसी कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग AC सोर्स लगाएंगे। अब कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस AC सोर्स लगाएंगे, और इस बार आपका करंट जो है 0.5 एम्पियर हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ढूंढना है आपको। तो इस केस में आप क्या करो, पहले तो Z ढूंढ लो। देखो Z इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस होता है, ठीक है। तो आप Z का वैल्यू होगा XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि XC तो है नहीं, अंडर रूट इज इक्वल टू ई आर एम एस का वैल्यू 200 है और आई आर एम एस का वैल्यू 0.5 है। तो इस तरीके से आपका XL का वैल्यू जो होगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर जो है वो 400 का स्क्वायर 160000 हो जाएगा, 16 1 2 3 4, हाँ। XL मतलब ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का वैल्यू मतलब 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60000। तो ये ओमेगा L का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 160000 माइनस 20000, यही होगा ना। नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी 40000, तो 16 माइनस 4 हो जाएगा 120000। ये होगा आपका ओमेगा एल का स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 12, इसका मतलब ये 2 जीरो तो आप हटा ही दोगे यहाँ पे, 12 इंटू 10 रेज़ टू अंडर रूट 12 आ जाएगा यार, यहाँ बड़ा अजीब सा नंबर आ रहा है। चलो ठीक है, अंडर रूट 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब 100 आ जाएगा, 10,000 का 100 आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू आप लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू, अब देखो ये 4 इंटू 3 मतलब 2√3 हो जाएगा, 2√3 इंटू 100 हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब आप क्या कर सकते हो, पाई इंटू एफ का वैल्यू डाल दो, नहीं एफ हमको चाहिए, इंटू एल का वैल्यू डाल दो, एल का वैल्यू 2√3 बाय पाई होगा, इज इक्वल टू √3 इंटू 100 हो जाएगा, √3 कैंसिल और पाई कैंसिल, एफ का वैल्यू 50 हर्ट्ज आ जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन डी आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़े। An inductor coil wound uniformly has self-inductance L and resistance R. The coil is broken into two identical parts. The two parts are then connected in parallel across a battery of E volt of negligible internal resistance. The current through battery at steady rate is. देखो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है, इसका मतलब ये डीसी सोर्स है, हमने पहले देख लिया था, डीसी सोर्स है बैटरी का। डीसी सोर्स के केस में मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर को आप भूल जाओ, इंडक्टर को आप स्ट्रेट वायर से रिप्रेजेंट कर दो। तो इन्होंने क्या लेके रखा है, इंडक्टर कॉइल वाउंड यूनिफॉर्मली हैज सेल्फ इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर। तो एक इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है और रेजिस्टेंस आर है, तो हमें एल से लेना देना नहीं है क्योंकि उसको तो वैसे भी हम स्ट्रेट वायर बनाने वाले हैं, हमें रेजिस्टेंस से लेना देना है, तो इसका रेजिस्टेंस आर है। द कॉइल इज ब्रोकन इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, इसका मतलब इसको दो आइडेंटिकल पार्ट में तोड़ोगे तो आपका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। द टू पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF E। अब इन दोनों को हमने पैरेलल लगा के रख दिया एक बैटरी के EMF E से, तो R/2 रेजिस्टेंस और E है, और आपको इसके अंदर का करंट ढूंढना है। तो आप इसको रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करवाओ, क्योंकि इंडक्टर के केस में इंडक्टर तो स्ट्रेट वायर का ही काम करेगा, पर रेजिस्टेंस इसके अंदर का काम करेगा। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ लो, 1/RP इज इक्वल टू 1/R
R/2 प्लस 1/R/2। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/R हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 2 2 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2 4/R। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस Rp का वैल्यू जो है वो R/4 मिल जाएगा। इसका मतलब आपके सर्किट में एक रेजिस्टेंस R/4 का है ऐसा मान लो, उसके अक्रॉस आपने EMF E लगा रखा है और करंट I चाहिए आपको। तो E इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पे E इज इक्वल टू आई आर बाई 4 हो जाएगा, तो I का वैल्यू 4E/R आ जाएगा और आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। An inductor coil takes current 8 ampere when connected to an 100 volt and 50 hertz AC source. A pure resistor under the same condition takes current of 10 ampere. If inductor coil and resistor are connected in series to a 100 volt and 40 hertz supply, then the current in the series combination of above resistor and inductor is. An inductor coil takes current 8 ampere when connected to 100 volt. तो इंडक्टर है 8 एम्पियर का करंट देगा, 8 एम्पियर का करंट देगा अगर वोल्टेज इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का लगा रखा है। तो आप इसको क्या करो, ERMS इंटू IRMS मान के चलो। इंडक्टर है ना, तो ये आपका इंडक्टर है, इसके अक्रॉस ERMS अगर 100 वोल्ट है और IRMS आपका इसका हो जाता है 8 एम्पियर। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इसका XL मिल जाएगा। XL इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। ERMS का वैल्यू 100 है, IRMS का अपॉन 8 है, तो ये 8 1 8, 8 2 16, 12.5 हो जाएगा। XL का वैल्यू ओमेगा L निकालोगे तो आपको L मिल जाएगा, क्योंकि शायद आपको L की जरूरत पड़ेगी 50 हर्ट्ज, हाँ L की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो आप ओमेगा L इज इक्वल टू 12.5 पकड़ के चलो, और 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 12.5। तो यहाँ से आपको L का वैल्यू मिल जाएगा 12.5 अपॉन 2 पाई एफ, 12.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एफ, एफ का वैल्यू 50 है, तो ये 12.5 अपॉन 100 इंटू 3.14 हो जाएगा। आई थिंक 3.14 को 4 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 12.5 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 12.5 डिवाइडेड बाय 100 divided by 3.14 will give you 0.039। इसको 0.04 अज्यूम कर लो, 0.04 मान लेते हैं, 0.04 हेनरी। तो इंडक्टर तो आ गया, चलो अब उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए, अगला केस देखते हैं, रेजिस्टर का केस देखते हैं। फिर क्या देके रखा हुआ है, अ प्योर रेजिस्टर अंडर द सेम कंडीशन टेक्स करंट 10 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, R इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। तो ERMS का वैल्यू जो है वो वही सेम चीज है 100 है, लेकिन IRMS यहाँ पे 10 बोला गया है। तो R का वैल्यू आपको 10 ओम दे के रखा हुआ है। चलो R मिल गया, L मिल गया, चाहिए क्या। अब यही इंडक्टर और रेजिस्टर जो है वो 100 वोल्ट, यही इंडक्टर आपका और रेजिस्टर आपका अगर हम लोग एक AC सोर्स में लगा दें जिसका ERMS आपको देके रखा हुआ है 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है 40 हर्ट्ज, तो बताओ करंट इन द कॉम्बिनेशन क्या होगा। करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार देखो फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, पहले Z ढूंढना पड़ेगा। Z का फॉर्मूला हो जाएगा XL² प्लस R² दैट इज इक्वल टू √XL मतलब ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R² दैट इज इक्वल टू ओमेगा मतलब 2 पाई एफ एल का स्क्वायर प्लस R², तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ मतलब 2 पाई एफ का वैल्यू 40 है और एल का वैल्यू 0.04 है का स्क्वायर प्लस R² मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यार ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर दिया। 12.5 इधर पाई सॉल्व नहीं करना चाहिए था, एक काम करो एल का वैल्यू ऐसे रहने दो, पाई नीचे रहने दो, इधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पाई फिर बाद में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये पाई ऐसे रहने दो, 12.5 अपॉन 100 पाई, 100 पाई, ये एल ऐसे रहने दो, यही वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं, 2 पाई इंटू 40, एक सेकेंड 40 इंटू 12.5 अपॉन 100 पाई, 12.5 अपॉन 100 पाई, पाई और पाई तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, 12.5 इंटू 4 कितना होगा, 25, 25 125, 125 दूना 204, 250, 250 500, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, हाँ तो बड़ा नंबर है यार अजीब सा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 1000 हो जाएगा, नंबर अजीब नहीं आ रहा है, 12.5 125, 2 पाई 12.5 अपॉन 52 से 100 पाई, ऐसे पाई पाई गया और अच्छा 100 से डिवाइड भी करना है बराबर, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाइड बाय 4 500, 500 को 2 से 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 100 प्लस 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 200 हो जाएगा, तो z का वैल्यू आपका 10 रूट 2 आ जाएगा। अब z का वैल्यू एक बार आ गया 10 रूट 2, तो आपको निकालना है क्या, या आई आर एम एस चाहिए, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, ई आर एम एस का वैल्यू आपको दे रखा है 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 रूट 2, इसका मतलब 10 बाय रूट 2 आपका आंसर आएगा, 10 बाय रूट 2, 10 बाय रूट 2 तो नहीं दिया हुआ है, ऊपर नीचे आप 10 से रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रूट 2 आंसर आ जाएगा, 5 रूट 2, और 5 रूट 2 आपका ऑप्शन डी देके रखा, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 2 बन जाएगा, तो 5 रूट 2 आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके 78 क्वेश्चन था, ठीक। An inductive coil has a resistance of 100 ohm. When an AC signal of frequency 1000 Hz is applied to the coil, the voltage leads the current by 45. Inductance of the coil क्या होगा? Inductance हमें पता नहीं है, पर रेजिस्टेंस हम लोग को दे के रखा हुआ है 100 ओम, और फ्रीक्वेंसी हमको दे के रखा हुआ है 1000 हर्ट्ज, is applied to the coil, the voltage leads the current, the voltage leads the current by 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4, वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, तो इक्वेशन हमको पता है phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R, इसमें वोल्टेज करंट को लीड करता है phi एंगल से, तो यहाँ पे आप tan phi लेके आ जाओ, तो tan phi का वैल्यू आपका हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, आई थिंक इसमें XC तो है नहीं, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री या पाई बाय 4 इज इक्वल टू XL का मतलब ओमेगा L होगा, ओमेगा L बाय R, tan 45 डिग्री 1 होता है, इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू 2 पाई f होता है इंटू L बाय R होगा, यहाँ से आपको f का वैल्यू मिल जाएगा R अपॉन 2 पाई L, R का वैल्यू अगर डालोगे 100, 2 इंटू पाई इंटू L का वैल्यू आप डालोगे, L का वैल्यू नहीं L का वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पे L यहाँ पे F डाल दो, हमें L का वैल्यू चाहिए, तो L इज इक्वल टू R अपॉन 2 पाई F, R का वैल्यू 100, 2 इंटू पाई इंटू F का वैल्यू 1000, तो 2 जीरो तो यहीं से चले गए, तो 1 अपॉन 20 पाई आ जाएगा, 1 अपॉन 20 पाई को क्या लिखोगे भाई, 100 अपॉन 20 मतलब 5 0.05 आएगा, that is equal to 0.05 upon pi, and that is option P, that is option P। आगे बढ़ते हैं, a series LCR circuit with resistance 500 ohm is connected to an AC source of 250 volt, सीरीज LCR सर्किट में रेजिस्टेंस 500 ओम देके रखा हुआ है, AC सोर्स मतलब ERMS का वैल्यू देके रखा हुआ है 250 वोल्ट, when only the capacitance is removed the current lags behind the voltage by 60 degree and when only the inductance is removed, when only capacitance is removed, capacitance remove करोगे तो current lags behind the voltage by 60 degree, तो मतलब phi का वैल्यू पहले 60 डिग्री है, और phi का फॉर्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ
व्हेन ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव, इसका मतलब एक्सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्सएल माइनस 0, एक्सएल माइनस 0 अपॉन आर आ जाएगा, है ना। आर का वैल्यू 500 दिया हुआ है, पर आर का वैल्यू हम बाद में डाल देंगे। यहाँ से आपको tan 60 डिग्री, tan फाई का वैल्यू एक्सएल अपॉन आर आ रहा है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू एक्सएल अपॉन आर आ रहा है, तो यहाँ से आपको एक्सएल का वैल्यू मिल जाएगा आर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 आर, दैट इज योर एक्सएल, √3/2 आर होता है ना। या सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है कि व्हेन ओनली इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, मतलब एक्सएल का वैल्यू 0 डाल दिया सेकेंड केस में, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, मतलब फाई का वैल्यू जो है वो -60 डिग्री हो गया, क्योंकि इस बार करंट लीड कर रहा है। देखो करंट लीड करेगा तो फाई का वैल्यू नेगेटिव होगा, और ईएमएफ लीड करेगा तो फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ऐसे केस में भाई यहाँ पे आपका फाई का वैल्यू हम लोग को पता है tan इनवर्स ऑफ एक्सएल का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, -XC अपॉन आर, इस बार ये आएगा, तो ये tan 60 डिग्री, -60 डिग्री और -tan 60 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू -XC अपॉन आर, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और tan 60 डिग्री आपको पता है √3/2 आर होता है, दैट इज इक्वल टू XC, ये XL था, ये XC है, तो XC का वैल्यू भी आपको उतना ही आ रहा है, √3/2 आर आ रहा है। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इम्पिडेंस देखो XL इज इक्वल टू XC हो गया, इसका मतलब इम्पिडेंस हम देते हैं √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये 0 हो गया तो Z इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 वोल्ट ओम दिया हुआ है, 500 ओम, दैट इज ऑप्शन डी। A series LCR circuit is connected to an alternating voltage source of frequency f if the current leads the EMF by 45 degree. करंट लीड कर रहा है मतलब फाई का वैल्यू -45 डिग्री। करंट के केस में करंट लीड करता है तो नेगेटिव आता है। देन द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू चाहिए आपको, सी का वैल्यू चाहिए क्या है भाई, tan 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लो पहले। देखो फाई का वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन आर, ठीक है। तो क्या, तो ये माइनस आ जाएगा ना, -tan 45 डिग्री इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन आर। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो XL माइनस XC इज इक्वल टू -R हो जाएगा। चलो ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, इफ द करंट लीड्स द EMF by 45 डिग्री द वैल्यू ऑफ C, वैल्यू ऑफ C कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी n देके रखा हुआ है, LCR सर्किट है, डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। सी, अच्छा सी का वैल्यू बोला, चलो ठीक है मिल जाएगा ये तो। एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल होता है, -1/ओमेगा सी होता है, इज इक्वल टू -R हो जाएगा। तो 1/ओमेगा सी जो होगा वो होगा ओमेगा एल प्लस आर, तो ओमेगा सी का वैल्यू 1/ओमेगा एल प्लस आर हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 1/ओमेगा एल प्लस आर हो जाएगा। तो सी का वैल्यू आपका 1/2πf एल प्लस आर हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है, 2πf एल प्लस आर, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ो। The phase difference between the voltage and current in an AC circuit is π/4. If the frequency is 50 Hz, then this phase difference is equivalent to a time of phase difference, part difference, time difference. तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने ये वेव्स में करके रखा हुआ था, वेव्स में इक्वेशन हमने दिया था कि फेज डिफरेंस पाई अपॉन 2π विल बी इक्वल टू, टाइम डिफरेंस में हमने देखा था t/t, तो फाई का वैल्यू यहाँ पे π/4 देके रखा हुआ है, यहाँ पे 2π है, और टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल,
तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको 50 हर्ट्ज देके रखा हुआ है तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो होगा वो 1/50 हो जाएगा। 1/50 डिवाइडेड बाई टी। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/50 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 4। पाई पाई गया, 4 टू 8 हो जाएगा, 8/50 हो जाएगा। 8/50 अगर आप देखोगे तो आपका वैल्यू 0.16 आता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है कोई भी ऑप्शन। रुको भाई रुको, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पाई/4 फेज डिफरेंस है अपॉन 2 पाई टाइम 1/50। द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज 1/50 अपॉन टी। तो टी इधर गया, टी इधर गया, नहीं नहीं गड़बड़ किया गड़बड़ किया गड़बड़ किया। 1/50 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन पाई/4 बराबर है, पाई पाई गया, 4 टू 8/50। 8/50 ही किया हुआ है यार, इसमें क्या दिक्कत है, तो गड़बड़ लग रहा है। 8/50 0.16 आ रहा है। टी का वैल्यू, यही तो इक्वेशन होता है यार। पाई/4 इंटू 1, उल्टा कर दिया क्या मैंने, फिर से देखते हैं। अच्छा उल्टा कर दिया, इक्वेशन ही उल्टा ले लिया, सॉरी। टी नीचे आएगा, टी ऊपर आएगा, क्योंकि ये फेज जो नहीं पता है उसके सामने टाइम जो नहीं पता है वो आएगा। उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, इक्वेशन उल्टा हो गया। T/150 आ जाएगा, हटा दो इसको, हटा दो। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/50। तो टी विल बी इक्वल टू पाई/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/50 अपॉन 2 पाई। पाई और पाई तो हो जाएगा कैंसिल, ये आपका आ जाएगा, वो कौन आएगा 5 to the 20, तो डायरेक्ट सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/5 4 से 20, 200 इंटू 2 400, 1/400 आ रहा है। 1/400 will give you 0.0025, 0.0025 मतलब 1 2 3 2.5 मिली सेकेंड्स हो जाएगा ये। 2.5 मिली सेकेंड्स मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the instantaneous current and voltage is given by I is equal to 4 sin omega t and E is equal to 100 cos omega t plus pi by 3 respectively. Then the phase difference between voltage and current, ये वोल्टेज आपका, ये करंट है, दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस आपका फेज डिफरेंस हो जाता है। पर एंगल कंपेयर करने से पहले आपका ये देखना होगा कि या तो दोनों साइन में होना चाहिए या तो दोनों कॉज में होना चाहिए। तब ये कॉज में है तो उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे 100 कॉस, ये इसका एंगल तो ओमेगा टी है, इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। अब देखो साइन पाई/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन पाई/2 अब प्लस ये पूरा थीटा लिख दो, ओमेगा टी प्लस पाई/3। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि पाई/2 प्लस पाई/3 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 पाई/6 प्लस ओमेगा टी। तो एक तो आपका देखो, करंट का एंगल ओमेगा टी है और वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी प्लस पाई/6 है, मतलब 5 पाई/6 जो है ये एक्स्ट्रा है आपका ईएमएफ में, और यही फेज डिफरेंस आपका आ जाएगा 5 पाई/6, जो कि ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A series resonant circuit consists of an inductor L, capacitor C, which produces resonant frequency F. If L is doubled and C is increased by 3C, the resonant frequency will be. Resonant frequency का फॉर्मूला होता है 1/2 pi रूट ऑफ एल सी। अब इनके हिसाब से अगर सपोज करो आप L को डबल कर दो, मतलब 2L कर दो, और C को 3C कर दो, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो 3 2 6, तो आपका रूट ऑफ 6 तो ऐसे ही रह जाएगा, और 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा, √LC आ जाएगा, मतलब √2 √3 साइड में √6 ले लिया, 1/2 पाई LC ये जो पूरा है वो आपका F आ जाएगा, तो F/√6 होना चाहिए, F/√6 होना चाहिए मेरे हिसाब से।
यार ये कैसे हो सकता है, 2√6 दिया हुआ है, 4 2 8 नहीं आ जाएगा। If array is doubled and c is increased by 3c, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, गड़बड़ है यहाँ पे। increased by 3c का मतलब क्या होगा, मतलब पहले से c था, c में और 3c ऐड कर दो, तो l को तो हमने डबल कर दिया, और c is increased by 3c मतलब c प्लस 3c कर दो, 3c से बढ़ा दिया उसे, तो ये हो जाएगा 1/2π√2l, और ये 4c हो जाएगा। तो 4 2 8, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2π√8LC, तो √8 को बाहर ले लो, 1/√8 1/2π√LC, तो ये हो जाएगा आपका f/√8, ये पुराना f हो जाएगा। तो √8 का फॉर्मूला आपको पता है 2√2, तो ये आपको ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Same amount of current is flowing in series LR circuit and series RC circuit. If frequency of AC is increased for both the circuits, the impedance will LR सर्किट का इम्पिडेंस जो होता है वो √XL² प्लस R² होता है, ये LR के लिए हो गया। और RC के लिए अगर आप Z देखोगे इम्पिडेंस, तो XC² प्लस R² हो जाएगा, क्योंकि इसमें XL माइनस XC होता है, तो यहाँ पे XC 0 होगा, वहाँ पे XL 0 होगा। अब XL का वैल्यू आप क्या हो जाएगा, ओमेगा L का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R² हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R² हो जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू होता है 2πfL का स्क्वायर प्लस R², और यहाँ पे हो जाएगा √1/2πfC का स्क्वायर प्लस R²। यहाँ देखो, आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाए तो इम्पिडेंस बढ़ जाएगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाए तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा और आपका Z कम हो जाएगा। तो F बढ़ाओगे Z कम हो जाएगा, F बढ़ाओगे Z बढ़ जाएगा। तो LR में बढ़ेगा और RC में कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन LR, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC इज इंक्रीज फॉर बोथ द सर्किट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया है तो इंक्रीज इन LR और डिक्रीज इन RC होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे, if the RMS current in AC circuit is 3 ampere, the value of current 1/200 second after its value becomes 0 is, yeah, if the RMS current in AC is 3 ampere, RMS करंट अगर 3 एम्पियर है तो IRMS 3 एम्पियर है, तो IRMS I नॉट डिवाइडेड बाय √2 होता है, दैट इज इक्वल टू 3, I नॉट इज इक्वल टू 3√2 हो जाएगा। ये तो भाई आपका करंट आ गया। वैल्यू ऑफ करंट 1/200 सेकेंड, 1/200 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0, 200 सेकेंड के बाद शुरुआत में जब उसका वैल्यू 0 हो जाता है, शुरुआत में वैल्यू 0 के लिए आप क्या करो, इक्वेशन यही यूज कर लो, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें t अगर 0 डालोगे तो I भी 0 आ जाएगा, तो शुरुआत में आपका करंट 0 आ गया। अब t अपॉन 1/200 सेकेंड के बाद आपको करंट देखना है, तो I का वैल्यू जो है वो आपको करंट देखना है ना 1/200 सेकेंड के बाद, तो I नॉट का वैल्यू आपका 3√2 आ जाएगा, और साइन 2πf इंटू टी, टी का वैल्यू 1/200, 2 1 200, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज देके रखा हुआ है, तो I इज इक्वल टू 3√2 साइन 50/100 मतलब 1/2 हो जाएगा, 3√2 सॉरी 50 पाई हो जाएगा, π/2 साइन π/2, साइन π/2 1 हो जाएगा, तो आपका I का वैल्यू 3√2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज आपका ऑप्शन आ जाएगा। यस, राइट। ये आगे बढ़े। The reactance of a capacitor is 25 ohm for AC frequency of 400/pi hertz. The capacity of the capacitance is, reactance मतलब XC, XC का वैल्यू 1/ओमेगा C होता है, इसका वैल्यू 25 देके रखा हुआ है, 1/2πfC इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो C का वैल्यू 1/2πf इंटू 25 हो जाएगा,
दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई। एफ का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400/पाई दिया हुआ है इंटू 25। पाई पाई कैंसिल, 25 इंटू द 50, 5 4 20 20, तो सी का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/25 4 100, 1 2 3 4 0 आ गया और 2 0 0 0 0, 25 4 100, 100 2 0 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ या फिर 50 इंटू 10⁻⁻�6 फराड और 50 माइक्रो फराड, ऑप्शन डी। आगे, an alternating EMF E is equal to 10 root 2, E is equal to 10 root 2 sin omega t volt is applied to a circuit containing a pure inductance and a resistance। सारे क्वेश्चन उन्हें LR सीरीज से ही देके रखे हुए, L और R के अक्रॉस ये EMF लगाया गया। तो एक्चुअली आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इसको मैं स्मॉल e ले रहा हूँ ताकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ E is equal to E naught sin omega t से। तो E is equal to E naught sin omega t से कंपेयर करोगे तो आपको E naught का वैल्यू मिल जाएगा 10 root 2। बोला क्या गया, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट देन द ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी। ठीक है, तो पहले तो आप इसका टोटल EMF ERMS निकाल लो। ERMS का वैल्यू क्या हो जाएगा, E naught डिवाइडेड बाय रूट 2, तो 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 विल गिव यू 10, तो ERMS का वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो, आपको इसका Z निकालना है, क्योंकि आपको इसका निकालना है क्या, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप, ये देखो, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी। तो रेजिस्टेंस का देके रखा हुआ है। अब ये टोटल ई हो गया, टोटल ई को मैं सीधा सीधा ई लिख दे रहा हूं मैं बस 10 वोल्ट, और रेजिस्टर के अक्रॉस 6 वोल्ट बोला है, तो इंडक्टर मतलब ईएल के अक्रॉस कितना होगा। अब एलसीआर सीरीज में यहाँ पे सिर्फ एल और आर है, तो हम क्या करते हैं, ईआर का जो है करंट के डायरेक्शन में ईआर बनाते हैं, क्योंकि करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस 0 होता है रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, और आप EL जो होता है वो EL करंट से 90 डिग्री अहेड होता है। अब इन दोनों का रिजल्ट अगर आप रिजल्टेंट लोगे EC और EL का, तो ये आपका टोटल E आ गया, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये E है और ये EL है, पाइथागोरस से हम यूज करोगे तो E स्क्वायर इज इक्वल टू EL स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, E स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू EL स्क्वायर हमको चाहिए, प्लस ER स्क्वायर का वैल्यू मतलब 6 का स्क्वायर, तो EL स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 64, तो EL का वैल्यू आपका 8 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। In the graphical representation of EMF E and current I versus omega t for an AC circuit, both EMF and current reach zero minimum and maximum value at the same time. The circuit element connected to the source will be, देखो, जीरो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर एक साथ जा रहा है, करंट का भी और EMF का भी, इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस E और I के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, और फेज डिफरेंस 0 E और I के बीच में रेजिस्टर का ही होता है, तो ये प्योर रेजिस्टर का केस है। An alternating voltage is represented by V is equal to 180 sin 100 pi t cos 100 pi t volt. The peak voltage is, पीक वोल्टेज क्या होगा, इसका एक काम करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V is equal to 80 sin 100 pi t cos 100 pi t। आप 80 का क्या करो, इसको 40 इंटू 2 लिख दो, 2 sin 100 pi t cos 100 pi t। आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, थीटा 100 पाई टी है, तो v का वैल्यू हो जाएगा 40 sin 200 पाई टी।
तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इन लोगों ने, पीक वोल्टेज पूछा है, तो पीक वोल्टेज तो आपका 40 हो जाएगा। पीक वोल्टेज इज 40 वोल्ट एंड दैट इज ऑप्शन बी। आगे देखो, a series combination of resistor R and capacitor C is connected to an AC source of angular frequency omega. Keeping the voltage same, if the frequency is changed to omega by 3, the current becomes half of the original current. Then the ratio of capacitive reactance and resistance are the former frequencies. R C कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे R और C का कॉम्बिनेशन है। इस केस में उन्होंने क्या बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो AC सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। Keeping the voltage same, if the frequency is changed to omega by 3, the current becomes half of the original current. अब देखो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा इस केस में, IRMS होगा, दैट इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z। ERMS तो फिक्स है, इसका मतलब IRMS जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम ओमेगा का ओमेगा बाय 3 कर देते हैं तो करंट आधा हो जाता है। मतलब IRMS को अगर मैं सिर्फ I लिखूं, I इज इक्वल टू E, और ERMS को मैं सिर्फ E लिखता हूं तो E बाई Z होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, E फिक्स रखेंगे हम लोग, तो I2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ I1। I2 के केस में E अपॉन Z2 हो जाएगा और यहाँ पे E अपॉन Z1 हो जाएगा। E और E गया। सेकेंड केस में आपका इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा RC सर्किट में, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये 1 सॉरी 2 सेकेंड केस में इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट XC1 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लोगे तो और दोनों तरफ से स्क्वायर कर दोगे तो आपको देखो, एक तो रेसिप्रोकल ले लो फिर स्क्वायर कर दो तो वो 2 का 4 हो जाएगा। तो ये XC2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 XC1 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। XC2 मतलब सेकेंड केस में 1/ओमेगा C2, बस C तो वही है 1/ओमेगा C। सेकेंड केस में देखो ओमेगा बाय 3 ले लिया हम लोग ने, तो 1/ओमेगा C होता है, तो 1/ओमेगा बाय 3C होता है, 3C हो जाएगा प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/ओमेगा, फर्स्ट केस में ओमेगा ही था, ओमेगा C प्लस R स्क्वायर। यहाँ से आपको चाहिए क्या भाई, देन द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एट द फॉर्मर फ्रीक्वेंसीज। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट द फॉर्मर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पहले के केस में इसका मतलब एक काम करो, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 3 ऊपर जाएगा, 3/ओमेगा C प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 4/ओमेगा C प्लस 4R स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3/ओमेगा C माइनस 4/ओमेगा C, ये भाई नेगेटिव में क्यों आ रहा है, गड़बड़ है कुछ तो। ERMS बाय Z, ये तो ठीक है। I is equal to E by Z, I2 is equal to, keeping the voltage same, the frequency is changed to omega by 3, the current becomes half of the original current. I2 is equal to half of I1, E by Z2 is equal to half of E by Z1, ठीक है। तो Z2 is equal to 2Z1, Z2 का स्क्वायर is equal to 4Z1, सही तो है। अच्छा, इसका स्क्वायर आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, XC का स्क्वायर आएगा, सॉरी सॉरी बच्चे लोग, ये XC का स्क्वायर आएगा, इसको आप स्क्वायर करो,
इधर भी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गए थे। तो अब यहाँ पे क्या देखो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब आई थिंक करेक्ट आएगा। फिर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 9 माइनस 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये 5 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5r स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/5 r हो जाएगा। 1 अपॉन ओमेगा सी एक्चुअली पहले वाले का एक्सी है, तो एक्सी अपॉन आर करोगे तो अंडर रूट 3/5, और ये वही बोला है कि फॉर्मर मतलब पहले वाले का कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो ढूंढना है, तो अंडर रूट 0.6 आ जाएगा। 5 6 30 0.6, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा सवाल पेचीदा है, ये थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है यार, पर ठीक है, चलो कोई दिक्कत। The inductive reactance of a coil is R. If the inductance of a coil is doubled and frequency of AC supply is also doubled, then the new inductive reactance will be. चलो तो सिंपल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है XL, XL का वैल्यू R है, XL का वैल्यू ओमेगा L होता है, जो कि R हो जाएगा। ओमेगा L मतलब 2πf इंटू L हो जाएगा, वो R हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला, देखो R का वैल्यू तो 2πf इंटू L है, R डैश क्या हो जाएगा। अगर सपोज करो इंडक्टेंस डबल कर दिया तो L का 2L कर देंगे, और क्या बोला, इफ द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डबल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज आल्सो डबल, F का भी 2F कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2πfl दैट इज इक्वल टू 4r, 4 टाइम्स r, मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। चलो आगे। The instantaneous value of an alternating current is given by I is equal to 50 sin 100 pi t. It will achieve a value of 25 ampere after a time interval. तो ये तो सिंपल है, I is equal to 50 sin 100 pi t है, और 25 सेकेंड के बाद क्या करंट होगा वो पूछा गया, तो 25 वैल्यू डाल दो आप इसको, sin 100 pi t का वैल्यू 25 डाल दो, 25 100 pi t और t का वैल्यू 25, अरे एक सेकंड, इट विल अचीव अ वैल्यू ऑफ 25 एम्पियर, सॉरी, इट विल अचीव अ वैल्यू ऑफ 25 एम्पियर, मतलब करंट का वैल्यू 25 एम्पियर कितने टाइम बाद हो जाएगा, तो 25 इधर डाल दो, तो यहाँ पे आपको साइन 100 पाई टी का वैल्यू 25 अपॉन 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 100 पाई टी कितना हो जाएगा, देखो 1/2 को हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, या फिर इसको पाई के टर्म्स में लिखो तो साइन 1/2 है ना, 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, दैट इज π/6। यहाँ से 100 पाई टी π/6 के इक्वल हो जाएगा, तो पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, टी का वैल्यू 1/600 सेकेंड्स हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे यार ऑप्शन बी दिखा रहा है, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, मिस्टेक 1/2 साइन पाई 100 पाई टी π/6, सही तो है यार। टी का वैल्यू 1/600 आ रहा है, इन्होंने 100 कहाँ से डाल दिया, पाई पाई कैंसिल, नहीं सही है, आई थिंक इस सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, दिस इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। In LCR series resonant circuit at resonance, voltage across L and C will cancel each other because they are 90 degree out of phase, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। देखो L का वोल्टेज यहाँ पे है, C का वोल्टेज यहाँ पे है, और LCR जब रेजोनेंस होता है तो EL XL इज इक्वल टू XC होता है,
एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी केस में रेजोनेंस होता है, तो उस समय दोनों का वोल्टेज भी ईएल इज इक्वल टू ईसी सेम हो जाता है। और दोनों क्योंकि 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। आउट ऑफ फेस होना, दैट इज ऑप्शन डी। The frequency of the output signal of an LC oscillator circuit is f hertz with a capacitance of 0. LC oscillation में capacitance देके रखा है 0.1 माइक्रोफैराड, इसका मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, इसका मतलब 10⁻⁻7 फैराड। ये कैपेसिटेंस हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज टू 0.2 माइक्रोफैराड, अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू मतलब सी डैश ले लेते हैं, इसका 0.2 माइक्रोफैराड का मतलब होगा, इस देखो 10⁻⁻6 होगा तो ये 2 इंटू 10⁻⁻7 फैराड हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 फैराड हो जाएगा। Then the frequency of the output signal will be, आउटपुट सिग्नल क्या होता है? अच्छा एक सेकेंड, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल ऑफ एन, अच्छा आउटपुट सिग्नल मतलब वही आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, ठीक है, और सिर्फ सी चेंज कर रहे हैं। इस केस में एफ डैश ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी डैश, दोनों को डिवाइड कर दो, एफ डैश अपॉन एफ आपका क्या आ जाएगा, 1/रूट ऑफ एल सी डैश अपॉन 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एल सी ऊपर चला जाएगा, एल एल बी, तो सी अपॉन सी डैश हो जाएगा, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन सी डैश, और दोनों का वैल्यू देके रखा हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे तो c का वैल्यू 10⁻⁷ और c डैश का वैल्यू आपका यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁷, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2, इसका मतलब f डैश इज इक्वल टू f/√2 आ रहा है, और ये आपका ऑप्शन ए आ रहा है। A circuit containing resistance R1, inductance L1 and capacitance C1 connected in series resonates at the same frequency FO as another circuit containing R2, L2 and C2 in series. If two circuits are connected in series, then the new frequency at resonance is, अरे बाप रे, तो यहाँ पे F0 का वैल्यू जो होगा वो 1/2 पाई रूट ऑफ L1 C1 भी होगा और 1/2 पाई रूट ऑफ L2 C2 भी होगा, क्योंकि दोनों ही केस में सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है। अब एक काम करो, LCR सर्किट को यहाँ पे अरेंज कर दो। LCR सर्किट को आप अगर अरेंज कर दोगे, ये L1 और L2, L1 और L2, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे R1 और R2, और यहाँ पे आपका C1 और C2, ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR क्या होगा, इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR क्या होगा? तो पहले तो इस सर्किट में देखो, अगर इंडक्टेंस इस तरह से लगाया जाए तो इसका टोटल इंडक्टेंस L जो होगा वो L1 प्लस L2 हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R जो होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, और टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में जो होता है वो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे नया सर्किट, जिसमें इसको L ले लो, इसको R ले लो, इसको C ले लो, तो L R और C आपका एक साथ हम यहाँ पे लेंगे, और इसका जो नया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा FR, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, एल और सी का वैल्यू डाल दो, 1/2 पाई अंडर रूट एल का वैल्यू L1 प्लस L2 और C का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे बाप रे बाप, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? चलो देखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1/2 पाई सॉल्व हो पाएगा क्या, 2 पाई अंडर रूट L1 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस L2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2,
1/2π√LC, ये FR हो जाएगा। XL इज इक्वल टू XC, बात तो वही हो जाएगी। तो सॉल्व कैसे करोगे? इसमें एक चीज और देख लो, जैसे पहला इक्वेशन आप देख सकते हो तो ये दोनों सेम चीज है। इसका मतलब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि L1C1 जो है L2C2 के इक्वल है। L1C1 इज इक्वल टू L2C2, ये कंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि दोनों सेम है ना वैल्यू। तो जहां पे भी आप एक काम करो, L1C1 दिख रहा है आपको, वहां पे L2C2 डाल दो, फिर आगे देखते हैं कुछ होता है तो FR का वैल्यू आ जाएगा 1/2π अंडर रूट L1C1 की जगह पे L2C2 डाल दो, तो L2C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस L2C2 C1 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा आ जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट, देखो L2C2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C1, सर ये 1/2π है, 1 अपॉन पूरा नीचे आ गया, 1/2π अंडर रूट C2 प्लस C1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, FR इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू L2C2 आ रहा है, L2C2, लेकिन ये वैल्यू तो यही F0 फ्रीक्वेंसी ही है, आप देखोगे तो F0, क्योंकि 1/2π L1C1 1/2π L2C2, ये तो आपका F0 है, इसका मतलब FR इज इक्वल टू F0। अब यहाँ पे फिर इन्होंने FR लिख दिया है, पता नहीं क्या FR लिखा है, F0 आएगा, मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। अब F0 को शायद FR लिख के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो आप काम करो, इसको यहाँ पे FR कर दो, जैसा भी रहेगा यार, इन्होंने F0 है तो सब जगह पे F0 आ जाएगा और कुछ नहीं, F0 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 F0, डी वैल्यू आ जाएगा आपका F0। चलिए आगे बढ़ते हैं। I think this should be the last question if I'm not wrong. नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चंस है, चलो फटाफट देख लेते हैं। इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी, देखो रेजोनेंस पे Z इज इक्वल टू R आ जाता है, तो आप Z का फॉर्मूला लिख सकते हो ERMS अपॉन IRMS या फिर E0 अपॉन I0, और इनको क्या चाहिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए ना, पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब I0 इज इक्वल टू E0 बाई Z आ जाएगा, और क्योंकि Z इज इक्वल टू R होगा, सीरीज जब यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, XL इज इक्वल टू XC होगा तो Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, जब रेजोनेंस होगा सीरीज LCR सर्किट में, तो E0 बाय R हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए सीधा। An alternating EMF is E equal to E0 sin omega t. In what time the EMF will have half its maximum value if E starts from 0? हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो E is equal to E0 sin omega t, हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू मतलब E0 by 2 is equal to E0 sin omega t, तो आपका E0 गया और sin omega t आपका 1/2 आ जाएगा, तो ओमेगा t मतलब आपका 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री मतलब π/6, क्योंकि sin ओमेगा t 1/2 है, इसका मतलब एंगल आपका 30 डिग्री होगा, π/6, ओमेगा t का वैल्यू आप 2π/t लिख सकते हो, टाइम पीरियड के टर्म्स में देकर रखा है ना, 2π/t, t इज इक्वल टू π/6, तो पाई गया, और यहाँ से आप t का वैल्यू देख सकते हो, t/12 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा। चलो, in the part of an AC circuit as shown that resistance R is given as 0.2 ohm at a certain instant, VA minus VB is equal to 0.5, I 0.5 एम्पियर है, एंड डेल्टा I by डेल्टा T 8 एम्पियर पर सेकेंड है, डेल्टा I by डेल्टा T 8 एम्पियर पर सेकेंड यहाँ पे पॉजिटिव में देके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर किरचॉफ्स लॉ यूज करोगे ए से लेकर बी तक, तो मान के चलते करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो करंट अगर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो VA माइनस L di by dt
माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये ईएमएफ होता है इंडक्टर के अक्रॉस, एल डी आई बाई डी टी, और प्लस आई सॉरी माइनस आई आर, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग माइनस आई आर इज इक्वल माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन आ गया, समझे। अब देखो डी आई बाई डी टी का मतलब डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इस साइड रखो, बाकी सब उस साइड भेज दो, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। चाहिए क्या इनको, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल एल चाहिए, तो वी ए माइनस वी बी जो है वो 0.5 है, डी आई बाई डी टी मतलब डेल्टा आई बाई डेल्टा टी जो कि 8 है, प्लस करंट 0.5 है और रेजिस्टेंस 0.2 है, तो 0.5 इज इक्वल टू 8L प्लस 5 2 से 10, तो ये हो जाएगा 1, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, आई थिंक 0.1 होगा, 0.1 होगा, तो 8L इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा, L इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 8 हो जाएगा, L का वैल्यू 0.1 अपॉन 2 हो जाएगा, और 0.05 हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यस। Now this would be the last question, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, देखते हैं फटाफट क्या है। In the circuit shown in the figure, AC source given voltage V is equal to 20 cos 2000 T, impedance and RMS current respectively will be, impedance क्या होगा और RMS करंट क्या होगा। देखो ये LCR सर्किट ही है, बस घुमा के दे डाला इसके अंदर LCR सर्किट में, लेकिन आपका R10 ओम यहाँ पे है और प्लस 5 ओम इसके केस में भी है, तो टोटल R का वैल्यू जो है वो 15 ओम हो जाएगा, C का वैल्यू 50 माइक्रोफेराड है और L का वैल्यू 5 मिली हेनरी है, इतना ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, ये आपका 5 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा LCR। अब इसके अंदर आपको इम्पिडेंस पूछा है और मैक्सिमम करंट पूछा है, तो ईएमएफ का वैल्यू देके रखा होगा ना, हाँ ई देके रखा हुआ है, तो इम्पिडेंस की बात कर लेते हैं। इम्पिडेंस आपका Z हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट XL का वैल्यू ओमेगा L हो जाएगा, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ओमेगा का वैल्यू कॉस ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 2000 है, तो Z का वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा अंडर रूट 2000 इंटू इंडक्टेंस L का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ और उसके बाद माइनस 1 अपॉन ओमेगा मतलब फिर से 2000, और C का वैल्यू आपका यहाँ पे 50 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो और प्लस R का स्क्वायर, R यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखोगे तो 30 इसका खत्म हो जाएगा, तो ये 5 2 से 10 बचेगा, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं, Z का वैल्यू अंडर रूट, इधर तो 10 बचेगा, 10 माइनस, यहाँ पे देखोगे तो 6 यहाँ पे जीरोस है ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो खत्म हो गए, 5 2 से 10 में 1 2 3 4 खत्म हो गए, 5 2 से 10 में फिर एक खत्म हो गया, तो 10⁻⁻1 मतलब 10 बचेगा, ये तो 10 हो रहा है यार, 10 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और तो ये तो सीधा अंडर रूट 15 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। इम्पिडेंस का वैल्यू तो 15 ओम आ रहा है, 15 ओम कहीं दिया ही नहीं है, 15 ओम कहीं दिया ही नहीं है, गलत है, गड़बड़ है, 15 ओम आएगा, 5 ओम, क्योंकि 10 प्लस 5 टोटल 15 ओम का रेजिस्टेंस है। इन्होंने मुझे लगता है ये 5 ओम कंसिडर नहीं किया है, ये 5 ओम शायद कंसिडर नहीं किया है, इसलिए उन्होंने 10 ओम लिख के रखा रहेगा, और ऑप्शन या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा।
लेकिन गड़बड़ है भाई, 15 ओम ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सॉल्व किया हुआ है, वैसे ही सॉल्व किया हुआ है। z इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10, नहीं 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 नहीं, गलत किया गलत किया गलत किया भाई, यही सही आंसर है। और इन्होंने इस 5 एम्पियर है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 होगा। तो ये सही होगा, मैं आपको गलत तो नहीं करवाऊंगा। Z आपको मिल चुका है, भले आंसर इसके अंदर ऑप्शन में नहीं दिया है। और दूसरा क्या पूछा है, RMS करंट पूछा है। तो भाई IRMS क्या होता है, ERMS डिवाइडेड बाय Z। ERMS मतलब वोल्टेज, ERMS मतलब E naught divided by root 2. ERMS will be E naught divided by root 2 into Z. E naught का वैल्यू 20 है, देख सकते हो आप, मैक्सिमम वोल्टेज जो देखे रखा हुआ है 20 देके रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू जेड का वैल्यू 15 आएगा। तो ये भी शायद ऑप्शन में तो नहीं होगा। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, और अगर सपोज करो यहाँ पे मैं रूट टू से मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ, तो 2√2/3, ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है। यही आंसर आना चाहिए आपका IRMS का, पर क्योंकि Z ही गलत देके रखा हुआ है तो आपका IRMS भी गलत दे ही देगा। ठीक है, तो यही आंसर है, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे। उन्होंने एक गड़बड़ किया, ये 5 ओम का कंसिडर नहीं किया हुआ है, पर वो सही नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी बच्चों हुआ खत्म। अगला चैप्टर अब अगले वीडियो में आएगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।